हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ने के वाले हैं स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन का स्पीड, यानी कि कोई रिएक्शन को कंप्लीट होने में या फिर उसे इक्विलिब्रियम में पहुंचने पर कितना टाइम लगता है। बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, मॉडरेट लगता है। इस सारी चीज को वी कॉल स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म्स कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में दो चीजें कंसिडर होती हैं। एक तो रिएक्शन होने का रेट, कि कोई रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में हो रहा है, और दूसरा उनके होने का तरीका, मैकेनिज्म्स। तो इन दोनों चीजों की स्टडी को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर टेक ओवर करते हैं। मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि जैसे एक रिएक्शन है एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, तो उन स्टेप्स में कोई स्टेप जो है वो स्लोएस्ट हो सकता है, कोई स्टेप जो है वो एज कंपेयर टू अदर वन फास्ट हो सकता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे और आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसको डिफाइन किया गया है, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन चेंज हुआ है, उस चीज को हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आप लोगों ने जैसे पढ़ा है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या है, कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके से चेंज होगी, कितना चेंज हुई है एक पार्टिकुलर टाइम में। प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो उसका कितना डिक्रीज हो रहा है रेट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन रेट। और अगर आप बात करें प्रोडक्ट की, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो किसी भी एक रिएक्टेंट की या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है उसके थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट आर है जो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो गया एट टाइम T1। किसी टाइम T1 पे जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1, यहाँ पे ब्रैकेट्स में R लगाया, ये कंसेंट्रेशन को बताता है, और 1 मतलब T1 पे जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो R1 हो गया। और इसी टाइम पे हम लोग बात करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, दैट इज P1। कुछ टाइम के बाद एट टाइम, और उस टाइम को अपन T2 लेट कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं R2, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग लेट कर लेते हैं P2। याद रखिए, जो आपका 1 2 यानी नंबर
नंबर्स लगाएंगे वो ब्रैकेट के बाहर आपने लगाने हैं। अब चेंज इन concentration of रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि R2 माइनस R1। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हुआ, दैट इज P2 माइनस P1 एंड टाइम टेकन, और कितना टाइम लगा है T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। कोई रिएक्टेंट R था जो प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हुआ और हमने दो इंटरवल्स पे, एक तो T1 पे और एक T2 पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सपोज करो मैं इसको रेट लिख रहा हूँ। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बात करता हूँ रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, चेंज इन concentration of reactant upon time taken। तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है, R2 में से R1 माइनस करेंगे और नीचे T2 में से T1 माइनस करेंगे। अब बड़ा सिंपल सा यहाँ पे बात है, हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे, क्योंकि R2 माइनस R1 आपको हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू देगा, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट कर देंगे और इस चीज को हम लोग लिख देंगे डेल्टा R और डेल्टा T। डेल्टा R आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा T आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टेकन, और वी कैन से चेंज इन टाइम, और नेगेटिव का साइन ताकि हमारे पास साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ओके रिपोर्ट रहे। तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेट of reaction in terms of change in concentration of a product। तो रिएक्टेंट की जगह पर प्रोडक्ट आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन P2 है और इनिशियल कंसेंट्रेशन P1 है और टाइम आपका T2 माइनस T1 है। क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो P2 की वैल्यू P1 से बड़ी होगी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, तो इसीलिए हमें इसमें नेगेटिव साइन पुट करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा P जो है वो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डेल्टा T चेंज इन विद रिस्पेक्ट टाइम आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और सेकंड है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और दोनों ही जो मेथड है वो एप्लीकेबल है, दोनों ही अपनी जगह पर सही है। चलिए वापस चलते हैं अब अपनी स्लाइड्स पर। तो यही उन्होंने बोला था, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन एंड रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम लोग यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स क्या होंगी, जैसे आपने को पता है स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, हमने बात किया, जस्ट अ सेकंड, जो रेट है वो है इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हमारे पास कंसेंट्रेशन है और डिवाइडेड बाय है टाइम, यानी कि नीचे है हमारे पास टाइम टेकन। कंसेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, एंड यू नो कि मोलैरिटी आपके पास क्या होता है, मोल पर लीटर होता है।
तो यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर होगा। नीचे टाइम है, टाइम मतलब सेकंड होता है ऐसा यूनिट, तो जो यूनिट बनेगी रेट ऑफ रिएक्शन की इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों के पास यूनिट है जो यहाँ पर दी हुई है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इस तरीके से आप लोगों की बनती है। चाहे आप इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बात कर लो, चाहे टर्म्स इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बात कर लो, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनका जो स्टेट है वो गैस है, गैसेस स्टेट में है, तो यूनिट विल बी एटम पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, यानी कि हम लोग कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर की बात होती है। अगर गैसेस आपके पास इन्वॉल्व है तो उनके प्रेशर में चेंज आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं चेंज इन पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आप प्रेशर को एटमॉस्फेरिक में ले रहे हो तो एटम पर सेकंड, तो इट विल बी द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली या तो मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स लगाना है या फिर एटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड आप लोगों ने यूनिट यूज करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज है वो क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।